Everyone, I welcomes you all on this channel. This is the chapter 4 of Rakesh Yadav Animal Husbandry and Agriculture book, which is very important for the competitive exam, and it covers all the topics of animal husbandry and agriculture. So this is the थर्ड वीडियो ऑन दिस सीरीज़, और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। और आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द टॉपिक और चैप्टर नेम उद्यान विज्ञान। चलिए डिस्कस करते हैं। उद्यान विज्ञान का मीनिंग क्या होता है? उद्यान विज्ञान का मीनिंग होता है उद्यान में जो है फसलों व पौधों को उगाना, यानी कि फसलों और पौधों को उगाना। ठीक है, तो ये कहलाएगा उद्यान विज्ञान। इसमें कुछ जो है टर्म्स दी हुई है। पोमोलॉजी क्या होता है? तो पोमोलॉजी होता है फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। ठीक है, और शाक उत्पादन ओलेरिकल्चर, पुष्प उत्पादन यानी कि फूलों का उत्पादन तो फ्लोरिकल्चर, और सब्जी का उत्पादन तो वेजिटेबल प्रोडक्शन। फल उत्पादन के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और विश्व में कुल उत्पादन का 13% जो कि फल उत्पादन है, तो उसका 13% भाग जो है भारत उत्पादित करता है। विश्व में सेकंड पोजीशन है हमारी फलों के उत्पादन में। और पुष्प के अंडाशय के परिवर्धित भाग को फल कहा जाता है। जो फूल के अंदर जो अंडाशय होता है, ठीक है, जो ओवेरी होती है, तो उसके परिवर्धित भाग को, यानी कि जो एक भाग होता है जो कि बाहर की तरफ वृद्धि करने लगता है, तो उस भाग को फल कहा जाता है। और फल के 2 भाग होते हैं। तो पहला तो फल भित्ति और दूसरा सीड यानी कि बीज। ठीक है, जिसको फल भी कहा जाता है। तो फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से और बीज का निर्माण जो है बीजांड से होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के फल होते हैं। पहला तो आभासी फल जिसके अंदर बीज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे है अभिषेक फल जिसके अंदर कोई बीज नहीं होता, जैसे कि केला। ठीक है, आभासी फल कौन से होते हैं? तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के बाकी भाग जैसे कि पुष्पासन से हो, बाह्य दल से हो, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास और लीची। ठीक है, और अभिषेक फल कौन से होते हैं? तो कभी कभी फल का निर्माण अंड कोशिका के बिना निषेचन के होता है, यानी कि अंड कोशिका में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होने लगे तो ऐसे फलों को अभिषेक फल कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं होता है, जैसे कि केला, अंगूर, पपीता आदि। अब देखते हैं शीर्ष 5 फल उत्पादक राज्य। आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है 2016-17 के आंकड़े के अनुसार। 12.09 मिलियन हेक्टेयर जो है फल उत्पादन किया गया है यहाँ पर। महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अगर एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन 90 या 92 ग्राम जो है फल उसको डेली इनटेक करने होते हैं उसकी डाइट के लिए। ठीक है, एक बैलेंस डाइट में, क्योंकि फलों में विटामिन्स होता है, खनिज होता है, जो कि हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है अगर हम फल खाते हैं तो। और 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत का फल उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति 200 ग्राम के लगभग है। ठीक है, तो 200 ग्राम। भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, ये कुछ फल है जो कि जैसे कि आंवला, अनार, ठीक है, इन फलों में सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है भारत। ठीक है, विटामिन ए की अगर आपको नीड होती तो आप आम और पपीता खा सकते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं, तो आप काजू, अखरोट, बादाम खा सकते हैं। काजू में आपको प्रोटीन भी बहुत अमाउंट में मिलता है। B2 या राइबोफ्लेविन की अगर आपको नीड है तो आप पपीता, काजू ये सब खा सकते हैं। विटामिन C हमें सिट्रिक फल जैसे कि आंवला, तो इससे हमें बहुत अमाउंट में मिलता है। चेरी, आंवला और अमरूद में विटामिन C मिलती है। ठीक है, चलिए, काजू, बादाम और अखरोट में प्रोटीन पाया जाता है। अखरोट में वसा भी हमें मिलती है। सिट्रिक फल जो है कुछ जैसे कि नींबू, ये सब इस वर्ग के जो फल होते हैं, तो ये सिट्रिक अम्ल इनमें हमें मिलता है। मैलिक अम्ल हमें केले में मिलता है, सेब में मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में। कैल्शियम हमें लीची में, और आयरन करौंधा और खजूर के अंदर मिलता है। फॉस्फोरस बादाम और काजू में। ठीक है, काजू में प्रोटीन भी मिलता है और फॉस्फोरस भी मिलता है। ठीक है, B2 भी मिलता है। तो बहुत सारी नीड्स जो है ये फुलफिल करता है। देन है शीर्ष 5 फल उत्पादक राष्ट्र। तो चाइना सबसे टॉप पे है, मिलियन टन
ये 160 समथिंग है, 160 मिलियन टन जो है 2014 में उत्पादन जो है टोटल दिया हुआ है, 2014 का उत्पादक वर्ष का डाटा है ये। भारत जो है 88.48 मिलियन टन, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना देन भारत। फलों के सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र तो आप ये देख सकते हैं, अमरूद में भारत है, आम में भारत है, केला भारत में होता है, ठीक है सबसे ज़्यादा, पपीता, नींबू, सपोटा, अनार, आंवला, पीनट में भारत सेकंड पोजीशन पे है, और ठीक है वॉलनट जो अखरोट होता है तो भारत 8वें पोजीशन पे है, पियर भारत 7वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फलों की कुछ प्रमुख संज्ञाएं हैं। किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, तो आम को, क्वीन ऑफ फ्रूट फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो टेम्परेट फ्रूट का किंग होता है सेब। बटर फ्रूट या फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड एवोकेडो। किंग ऑफ एरिड फ्रूट तो बेर, और पुअर मैंस फ्रूट तो ये भी बेर होता है, जो गरीबों का फल जिसको कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल। सेंचुरी प्लांट खजूर। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक। एडम्स फिग तो केला। क्वींस ऑफ नट्स पीका नट, ठीक है तो पीका नट भी एक नट का टाइप होता है। फैंसी फ्रूट मैंडेरिन जो कि जिसको किन्नू भी बोलते हैं, ठीक है तो इसको फैंसी फ्रूट बोला जाता है, जो संतरे के जैसा, ऑरेंज के जैसा होता है। किंग ऑफ नट वॉलनट, ठीक है। चलिए कुछ कृषि वर्ष दिए हुए 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में मनाया गया, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे। 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में मनाया गया। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। 2010 को जैव विविधता वर्ष। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। 2012 को बागवानी वर्ष, ठीक है। 2014 को कृषक उत्पादक संघ, और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, और 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष, और 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट 2017, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ फल उत्पादक राज्य है इंडिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पे फल बहुत ज़्यादा होते हैं। टॉप जो है प्रोडक्शन स्टेट्स है, जो जैसे कि आम उत्तर प्रदेश में होता है, केला गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, अंगूर महाराष्ट्र में, अमरूद उत्तर प्रदेश में, लीची बिहार में, कटहल केरल में, काजू महाराष्ट्र में, बादाम हिमाचल प्रदेश में, आंवला उत्तर प्रदेश में, पपीता आंध्र प्रदेश में, अनानास पश्चिम बंगाल में, नारियल केरल में, सपोटा कर्नाटक में, अनार महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं। नारियल उत्पादन में भारत फर्स्ट पोजीशन पे है। केले का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र इक्वेडोर है, ठीक है। अंगूर की बागवानी जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, अंगूर की बागवानी, ठीक है। और अंगूर की वो किस्में जिससे किशमिश बनती है तो ये है थॉम्पसन, पूसी सीडलेस, ठीक है, और सीडलेस और मस्कर, तो ये किस्में हैं जिससे किशमिश बनती है अंगूर की। करौंधा में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड एवोकेडो को कहते हैं, और सपोटा में उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं फलों के कुछ जो है उनके किस कुल से वो बिलोंग करते हैं, और उनके वानस्पतिक नेम क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी किस्में होती है। तो आम है, आम का वानस्पतिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, कुल है इसका एनाकार्डियेसी, और उत्पत्ति स्थान है इसका इंडो बर्मा। मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी, और उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फलों का राजा होता है आम, सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है। विटामिन ए और सी बहुत अधिक अमाउंट में मिलते हैं। कुछ प्रमुख किस्में हैं आम्रपाली, निरंजन जिसको बेमौसमी किस्म भी इसको कहा जाता है, लंगड़ा आम और नीलम, ठीक है। देन है कुछ रोग जो कि पौधों के अंदर हो जाते हैं, जैसे नींबू में डाईबैक जो है, यानी कि पौधा जो है नींबू का सूखने लग जाता है तो कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन होने लगता है तो बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होने लगता है तो कॉपर की कमी से। आम और बैंगन में भी लिटिल लीफ होता है तो जस्ती की कमी से। अंगूर में जो है भी कुछ डिसऑर्डर होने लगता है, डिसऑर्डर मिले रेंज, तो ये बोरोन की कमी से होता है, ठीक है।
नींबू में बहुत सारी डिजीज़ होती है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। केले में जो है वाटर कोर रोग होने लगता है, तो ये बर्फ़ के कारण और सॉर्बिटो के डिपोजिशन के कारण ये जो है रोग होता है। अमरूद में जो भी कमी पाई जाती है, जो भी तरह की डिजीज़ को पौधे को लगती है, तो जस्ते या जिंक की कमी से लीची में पत्ती जलने लग जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि येलो रंग की जो है पत्तियाँ हो जाती है, स्क्रोचिंग होता है, येलो रंग की पत्तियाँ हो जाना, तो ये होता है पोटेशियम की कमी से। आम में भी आंतरिक निक्रोसिन होता है, बोरोन की कमी से ही होता है। आम में लीफ स्क्रोच, जो कि पौधे की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ पीली हो जाती है, तो ये पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये हो जाती है। कटहल के अंदर जो आंतरिक उत्तक रोग है, ये बोरोन की कमी से होता है। आम का काला शीरा रोग, ठीक है, ब्लैक टिप, जो जैसे कि आम का जो फल होता है उस पर टिप ब्लैक हो जाती है, तो भट्टी में या किल्न में जो गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो उससे हो जाता है ये। पीकानट में जो है गुच्छा रोग हो जाता है, तो ये जस्ते की कमी से। और अंगूर में हैन एंड चिकन रोग जो है बोरोन की कमी से होने लगता है, ठीक है। मिलेरेंज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हैन एंड चिकन रोग को, तो ये बोरोन की कमी से होता है। आम की कुछ बीज रहित जो है किस्म है, जिसमें मलिका और सिंधु है। आम की जो निर्यात किस्में हैं वो है हापुस, केसर, गुलाब और खास अल्फांसो। आम के अंदर जो हानिकारक कीट लगता है वो है मिलीबाग, और आंतरिक उत्तक रोग होता है आम के अंदर बोरोन की कमी से, ठीक है, जो आंतरिक निक्रोशन जिसको बोला जाता है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केले का वानस्पतिक नेम है मूसा पेरोडिसियाका, और कुल है इसका मुजेशी, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया, और उत्पादन में भारत इसमें प्रथम है। सबसे अच्छी जो है इसकी सब्जी की जो किस्में हैं, जिसे सब्जी बनती है जिसके लिए से, तो मंथन है, ठीक है। कुछ प्रमुख किस्में हैं पूवम, बसराई, नेंद्रन, सफ़ेद बेलचित। भयंकर रोग इसमें सिगाटोगा होता है केले के अंदर। जीवाणु से जनित रोग मोको होता है, और चिप्स बनाने के लिए जो सबसे बेहतर नस्ल है वो है नेंद्रन, ठीक है, नेंद्रन। कवक से जो रोग होता है वो पनामा होता है। विषाणु से, वायरस से होता है बंची टॉप, जो कि केले के अंदर होता है। कृत्रिम रूप से इसको पकाने के लिए इथाइल और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है केले और आम को पकाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो त्रिची, तमिलनाडु के अंदर है ये, ठीक है। और 3 प्रमुख उत्पादक राज्य और देश, तो 3 प्रमुख उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, और देश है भारत, चीन और फिलीपींस, जो कि केले का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रूट, सेब। वानस्पतिक नेम है इसका मेलस प्यूमिला, मेलस प्यूमिला। आम का क्या था, मैंजीफेरा इंडिका, और केले का क्या था, मूसा पेरोडिसियाका, ठीक है। कुल इसका क्या है, रोजेशी है। आम का कुल क्या था, एनाकार्डियेशी, और केले का क्या था, मुजेशी, ठीक है। और इसका क्या है, रोजेशी। तो मुजेसी, रोजेसी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है, और केले का क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। प्रमुख किस्में क्या है, सेब की अंबरी, सुनहरी, बिनोनी, रेड डिलीशियस, तो ये कुछ किस्में हैं सेब की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एप्पल बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सेब उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चीन है। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है, कश्मीर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होती है। अमरूद का वानस्पतिक नेम, तो ये है सीडियम गुआजावा। कुल है इसका मिल्टेसी। उत्पत्ति स्थान अमेरिका। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। भारत संसार का सबसे ज़्यादा अमरूद उत्पादक राष्ट्र है। किस्में हैं अमरूद की, इलाहाबादी, सफ़ेदा, लखनऊ 49। बीज विहीन किस्में हैं जिसमें बीज नहीं होता है, सहारनपुर, नागपुर, बेहद, कोको नट, ठीक है। नवीनतम किस्म है इसकी ललित। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अमरूद का। पपीते का वानस्पतिक नेम कैरिका पपाया, कैरिकेसी। कुल है उत्तर अमेरिका जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। पूसा नन्हा, वाशिंगटन, पूसा गेजेरटी, हमीन्यू, पूसा जायंट, तो ये है कुछ इसकी प्रमुख किस्में। भारत विश्व में
प्रथम उत्पादक राष्ट्र है पपीते का। पपेन, पपीते के फल को सुखाकर जो दूध बनता है उसको पपेन बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में भारत प्रथम उत्पादक राष्ट्र है और आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। अभी हम करते हैं चैप्टर 5 सब्जी उत्पादन। ठीक है, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शाकों का जो है उत्पादन किया जाता है या शाक उत्पादन करने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, तो उस विज्ञान को कहते हैं सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओके। सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत सेकंड पोजीशन पर है। देश में सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए और 92 ग्राम जो है फ्रूट इनटेक करना चाहिए। देश में सब्जियों की उपलब्धता 2005 के अनुसार 279 ग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2016-17 में 378.13 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है। ठीक है, भारत अदरक और भिंडी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, जबकि बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी में दूसरे स्थान पर है। और अगर हम बात करें शकरकंद, आलू, मटर और गाजर में कार्बोहाइड्रेट बहुत अमाउंट में मिलता है। बैंगन में विटामिन बी बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। खीरा जो है पीलियाग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टमाटर का जन्म और इसकी किस्में। टमाटर का जन्म मेक्सिको में माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है। इसकी किस्में है पूसा शीतल जो कि कम तापमान में काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। ठीक है, और हिसार, अरुण, ठीक है, ये भी इसकी कुछ किस्म है। बोरोन की कमी से टमाटर जो है फटने लगते हैं। प्रमुख रोग इसमें लीफ कर्ल है, यानी कि जो वायरस जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद है रोग और तत्व की कमी। शलजम में जो वाटर को रोग होता है तो वो मैग्नीज की कमी से होता है। फूल गोभी में वीप टेल या फूल गोभी में बटनिंग जो है वो मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन की कमी से होती है। फूल गोभी में फूल ब्राउनिंग होने लगती है फूल गोभी के अंदर, तो वो बोरोन की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोट जो है मैग्नीज की कमी से। चुकंदर में चित्तीदार जो पीला रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, गाजर में कैविटी स्पॉट होने लगता है, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। और जो यहाँ पर ये है आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है वो भंडारण में, जहाँ भी भंडारण करते तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो इसी वजह से जो आलू है वो अंदर से ब्लैक होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम उपयोग के आधार पर देखें तो जो सब्जियां हैं उनको जड़, तना, सल्क, अपक्व, फल और बीज, कुछ इस तरीके से इनको बांटा जाता है। ठीक है, जड़ की अगर बात करें तो गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम ये सब जड़ में आती है। तना की बात करें तो आलू, अरबी, गांठ, गोभी, जिमीकंद ये जो है तने में आते हैं। और सल्क में अगर हम बात करें तो प्याज, लहसुन, अपक्व, पुष्प में फूल गोभी, ब्रोकली, फल में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खीरा, सेम ये सब फल में आते हैं। और बीज में अगर हम बात करें तो लोबिया और सेम। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर कुछ 1 वर्षीय होती है, कुछ द्विवर्षीय होती है। तो 1 वर्षीय और कुछ बहुवर्षीय होती है। तो 1 वर्षीय में भिंडी, टमाटर, लोबिया, द्विवर्षीय मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बहुवर्षीय में लहसुन, हल्दी, शकरकंद ये कुछ बहुवर्षीय फसलें हैं। कुल के आधार पर तो फैमिलीज के आधार पर एमेरिलिडेसी प्याज और लहसुन है। क्रूसीफेरी फूल गोभी, ये गोभी की किस्में हैं इसमें सारी। मूली, शलजम, सरसों। उसके बाद कुकुरबिटेसी लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज ये सब जो है, कद्दू, तरोई, तो ये सब कुकुरबिटेसी जो है किस्म कुल में आती है। उसके बाद है एम्बेलीफेरी गाजर और धनिया आता है। उसके बाद लेग्यूमिनेसी जो लेग्यूम्स वाले यानी कि फलियों वाले पौधे हैं, जैसे कि मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, इसके अलावा मेथी,
ठीक है। ये सेम, ये कुछ जो है लेग्यूमिनस कुल से आते हैं। उसके बाद मालवेशी कुल भिंडी, और सोलानेशी कुल आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च। ठीक है, चलिए उसके बाद है आलू। आलू के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। तो जन्म स्थान इसका पेरू से माना जाता है। भारत सेकंड उत्पादक राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत अमाउंट में मिलता है, 22.6%। लोहा, मैग्नीशियम और विटामिन सी मिलता है। आलू की किस्में हैं कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी बारगाह। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में। लेट ब्लाइट या झुलसा जो है आलू की फसल का एक प्रमुख रोग होता है। इसमें कुछ कवक से जनित रोग भी होते हैं, जैसे कि अगेली, अंगमारी, पघेती और अंगमारी। ठीक है, ये कुछ है जो कि आलू के अंदर किससे होते हैं, ये कवक से। ठीक है, अभी देखते हैं सब्जियों में रंग और कड़वेपन का क्या कारण होता है। तो सबसे पहले मूली में तीखापन। तीखापन क्यों होता है? तो तीखापन होता है मूली में आइसोसाइनेट की वजह से। ठीक है। मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन की वजह से। और सलगम में चरपराहट होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ठीक है। मूली में तीखापन, आइसोसाइनेट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन, और सलगम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ठीक है। खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन नामक एलिमेंट की प्रेजेंट की वजह से। प्याज में गंध का कारण क्या होता है? एलाई प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, एलाई प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन, जिसको डाई एलाइल सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है। करेले में कड़वाहट का कारण मेमोडिकोसाइट और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। ठीक है, इसकी वजह से होती है मेमोडिकोसाइट और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन की वजह से। पीपर में गंध ओलियोसोरिन की वजह से। आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आलू का हरा रंग सोलेनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। और प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन की प्रेजेंस की वजह से। क्वेरसिटिन। प्याज में लाल रंग भी होता है एंथोसाइनिन की वजह से। मिर्च में जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कैप्सेसिन की वजह से। कैप्सेसिन, जिसकी वजह से मिर्च में चरपराहट होती है, कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन आएगा ये। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन की वजह से। कुरकुमिन। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन की प्रेजेंट की वजह से। और गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के प्रेजेंस से। कैरोटीन और एंथोसाइनिन। ठीक है। अरबी में जो है कनकनाहट, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। ठीक है। तिलहन का तेल में क्या होता है? तो कैरोटीनाइज्ड, जिसको एलाइल आइसो भी बोलते हैं। एलाइल आइसो का पीला रंग थायोसाइनेट की वजह से होता है। ठीक है, तो थायोसाइनेट जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तिलहन के तेल में जो है पीला रंग होता है, उस वजह से इसका। सूरजमुखी के तेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें क्या आता है? कसैलापन। ठीक है, ओके। केसारी से लकवा, गठिया, न्यूटॉक्सिन और लैथ्रोजन जो है। तो जो खेसारी होती है वो एक तरह की दाल होती है, जिससे लकवा, गठिया, न्यूटॉक्सिन और लैथ्रिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिजीज़ है या जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है, इसीलिए इसको बैन किया गया है बहुत सारी जगह में, जैसे महाराष्ट्र में इस दाल को बैन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है चने की जो पत्ती होती है उसमें खटास का कारण क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो कि टमाटर के अंदर भी हमें मिलता है। ठीक है, ओके। चलिए, ये हुआ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट। यहाँ पर अभी हम करेंगे चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 को, पशुपालन एवं पशु संसाधन। ठीक है, तो भारत में पशुपालन जो है कृषि की एक सहायक क्रिया होती है, यानी कि किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और इसका मेन कारण क्या होता है? इसके साथ जो किसान है वो दुग्ध उत्पादन भी करते हैं कृषि के साथ, और माल ढोने के लिए या बोझा ढोने के लिए भी पशुओं का पालन करते हैं। और ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है, जिसमें खेती के साथ साथ
पशुपालन भी होता है। 19वीं पशुगणना रिपोर्ट 2012 में, क्योंकि हर 5 साल में जो है पशुगणना रिपोर्ट तैयार होती है, पशुगणना होती है, तो 2012 को 3 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को 2014 में जारी किया गया, ठीक है। और जिसमें देश में कुल पशुधन 512.5 मिलियन था। और 18वीं पशुगणना जब हुई थी 2007 में, तो उस टाइम पर 17.63 मिलियन था। तो एक बार ये डेटा आप इसको चेक कर लेना ऑथेंटिक जगह से, कहीं से। देश में पशुओं की गणना 1919 में शुरू हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है पशु गणना करवाई जाती है। सबसे पहले 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी पहली, और हर 5 साल बाद करवाई जाती है। और अभी 2014 के आंकड़ों के अनुसार जो है यहाँ पर जो है 12 में पशु गणना हुई थी, लेकिन 2014 के आंकड़ों के अनुसार कुल जो है, जो कि 19वीं गणना थी पशु गणना, और इसमें क्या था कि 512.5 मिलियन 0.5 मिलियन जो है टोटल पशुधन था देश के अंदर, ठीक है। और 19वीं संगणना में संख्या अनुसार कुल पशुधन में अगर हम बात करें तो गौ पशु 37%, सूअर 2%, भैंस 21%, बकरी 26% और भेड़ जो है 12%। गौ पशु 37, भैंस 21, बकरी 26 जो कि भैंस से भी ज़्यादा है, भेड़ 12% और सूअर 2%, ठीक है। भारत जो है 1998 से ही दुग्ध उत्पादन में पहली पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में है दुग्ध उत्पादन राष्ट्र में। अगर हम 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, तो ये 355 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। और विश्व में जो औसत उपलब्धता है वो है 294 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। उसके अलावा 2016-17 के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब टॉप पर है, जिसमें 1075 ग्राम प्रतिदिन जो है दूध उपलब्धता है। और हरियाणा सेकंड पोजीशन पे 2016-17 में जो है यहाँ पर 930 ग्राम था, लेकिन 2018 में 950 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता हो गई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता कितनी है, 348 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। मीट उत्पादन में जो है यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है। 2014 के अनुसार प्रोटीन उपलब्धता अगर हम बात करें तो 11.3 ग्राम, और औसत अगर विश्व में हम बात करें तो 29 ग्राम जो है प्रोटीन उपलब्धता है 2014 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद बात करें तो डेयरी उद्योग, दैट इज़ दुग्ध उद्योग, जो दुधारू पशु होते हैं तो उनकी दुग्ध जो उनमें दूध है वो कुपिका कोशिकाओं, दैट इज़ एलिवियोलिस में बनता है, ठीक है। कुपिका कोशिकाएं होती है जिसमें पशु के अंदर जो है दूध बनता है, ठीक है। एलिवियोलिस सेल होती है। दूध शर्करा में लैक्टोज होता है, जो दूध में मीठा होता है, थोड़ा मतलब स्वीट टेस्ट होता है, तो वो लैक्टोज की वजह से होता है। दुग्ध स्त्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेवार होता है। अगर हम प्रेक्षक की बात करें, यानी कि इसकी कहीं टेस्टिंग करनी हो दूध के लिए, तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर एंजाइम होते हैं, बेसिकली लाइपेज, अमाइलेज और लैक्टेज। दूध का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे ही दूध का कितना है 0.55 डिग्री सेल्सियस। दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, या फिर उसकी दही जम जाती है। देसी घी में जो महक आती है वो डाईएसिटिल के कारण होती है, तो डाईएसिटिल जो है केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से घी के अंदर महक आती है। घी और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की प्रेजेंट की वजह से होता है, कैरोटीन, ठीक है। 3 प्रकार के प्रोटीन दूध से हमें मिलते हैं, कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दूध उत्पादों के उत्पादन में, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके उत्पादन में संसार में पहला स्थान डेनमार्क का है, जबकि दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। लेकिन दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन पे डेनमार्क है, ठीक है। जो खीस होता है, कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, में कैसीन की उपेक्षा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन दोगुनी है, ठीक है। यानी कि खीस में क्या होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होते हैं, ठीक है।
इसमें जो है विटामिन B12 की मात्रा बहुत अधिक अमाउंट में पाई जाती है और इसी वजह से खीस में प्रतिजैविक गुण भी होते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन B12 इससे जो है जैविक यानी कि एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। दूध से क्रीम निकालने की 2 विधियां हैं। तो पहली तो है कि गुरुत्वाकर्षण विधि और दूसरी है अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, जिससे हम मधानी वगैरह से दूध निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्रीम निकालते हैं, सॉरी। उसके बाद है यहाँ पर गाय की कुछ नस्लें, जो कि गाय को बेसिकली जो भी पशु होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। दुधारू पशु, बाहर वाहक पशु और द्विकाजी, यानी कि जो दूध भी दे सकते हैं और बाहर भी ढो सकते हैं। ठीक है, दुधारू पशुओं में अगर हम बात करें तो साहीवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी जो है दुधारू गाय की नस्ल है। बाहर वाहक की अगर हम बात करें तो अमृत महल, कांगायाम, हलीकार, खिलारी, नागौर, पवार, बछौर, बरगूर, कैनकथा, खेरीगढ़, गंगातीरी और मालवी। तो ये है भारवाहक गाय की कुछ नस्लें। और अगर हम द्विकाजी बात करें तो हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोला, मेवाती, राही, कृष्णा घाटी, उसके बाद गोलाओ और निमाड़ी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, दुधारू और द्विकाजी ध्यान रखनी है। दुधारू में कौन सी है, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। ठीक है, गाय की नस्लें हैं। और अगर हम बात करें द्विकाजी में तो हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोला, मेवाती, राही, उसके बाद कृष्णा घाटी, गोलाओ और निमाड़ी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अगर भारवाहक की आपको याद रखनी है तो। उसके बाद है भारतीय भैंस की नस्लें। तो कुछ भारी भैंस होती है, कुछ हल्की होती है। तो भारी भैंस में मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। ठीक है, ये तीनों क्या है, भारी भैंस होती है। हल्की भैंस में मेहसाना, सुरती, नागपुरी, भदावरी, तराई, पंडरपुरी और कालाहाड़ी। ठीक है, तो ये कौन सी है, हल्की भैंस। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है, आपको एक नस्ल दे देगा। तो जैसे कि इसमें पूछ लिया नागपुरी, तो नागपुरी भैंस की नस्ल है या गाय की नस्ल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भदावरी भैंस की नस्ल है या गाय की नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। तराई भैंस की नस्ल है। नीली रावी भैंस की नस्ल है। जाफराबादी भैंस की नस्ल है। मेहसाना, पंडरपुरी ये भैंस की नस्ल है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। गौ पशुओं की जो नस्लें हैं या कैटल ब्रीड है वो हमने अभी देखी है। ठीक है, और देश में गायों की मान्यता प्राप्त 27 नस्लें हैं टोटल, और भारत में 187 मिलियन टोटल गायें और बैल है। ठीक है, 187 मिलियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गाय भैंसों की अगर हम बात करें, गाय बैलों की कुछ नस्लें, कुछ दुधारू होती है जिसको मिल्क नस्ल बोलते हैं। ये जो है दूध अधिक देती है लेकिन भार वाहन में अच्छी नहीं होती है, बोझा ढोने में अच्छी नहीं होती है। भारवाही होती है ड्रोट, जो सूखी जिसको भी बोलते हैं, यानी कि गाय जो है, ये गाय ऐसी होती है जो दूध कम देती है लेकिन खेती के काम और बोझा ढोने में ये बहुत अधिक उपयोगी होती है। और कुछ मिश्रित नस्लें भी होती है जो दूध भी देती हैं अधिक, और जो है इनके जो बैल होते हैं वो बोझा ढोने के योग्य भी होते हैं। ठीक है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज। ठीक है, और दुधारू नस्ल कौन सी है, साहीवाल। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो कि विदेशी नस्ल है ये। उसके अलावा जरसिंध या जर्सी सिंधु संकर प्रजाति की, हाइब्रिड प्रजाति की गाय की नस्ल है। थारपारकर अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्तमान में गाय के दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु का है जिसमें 6.44 मिलियन टन उत्पादन है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का जिसमें 6.14 मिलियन टन, और गौ पशु सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज। दुधारू नस्ल कौन सी है, साहीवाल। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन।
ठीक है। जर्सी सिंधु या जरसिंध जो है वो संकर प्रजाति की नस्ल है। थारपारकर कहाँ पे मिलती है? राजस्थान के पास में सीमावर्ती इलाकों में। सबसे ज़्यादा गाय का दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। सेकंड उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गो पशु कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चलिए अभी देखते हैं भैंस। भारतीय भैंस को वाटर बफेलो या जल भैंस भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम जीनस बुवेलस है। ठीक है। और विदेशी भैंस को दलदली भैंस या स्वैम्प बफेलो कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नेम जीनस सिनशैरम है। ठीक है। भारतीय भैंस को क्या कहा जाता है? जीनस बुवेलस या वाटर बफेलो भी कहा जाता है और विदेशी भैंस को दलदली भैंस, स्वैम्प बफेलो या फिर जीनस सिनशैरम कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा भैंस है। और सर्वाधिक वसा जो है, वसा वाला दूध उत्पादन के लिए भदावरी भैंस सबसे सुप्रसिद्ध है। यानी कि जिस भैंस के दूध से सबसे ज़्यादा घी निकलता है या फैट निकलता है 12 से 14%, तो वो भदावरी भैंस होती है। ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा के अंदर है और वर्तमान में भैंस का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर 16.80 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। सेकंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश में है जहाँ पर 9.20 मिलियन टन। और भारत में शीर्ष भैंस रखने वाला जिला या राज्य कौन सा है? राज्य तो पहला है उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। सेकंड पोजीशन पे राजस्थान जिसमें भैंसें शीर्ष में है और थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। अगर हम विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा भैंस रखने वाले देश हैं भारत 112.9 मिलियन, पाकिस्तान फिर 31.7 और उसके बाद है चाइना 23.4 मिलियन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो CIRB जो कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार, तो उसके द्वारा 22 दिसंबर 2017 को असमिया भैंस का एक क्लोन पैदा किया गया जिसका नाम सच गौरव पड़ा। ठीक है। तो ये पहला क्लोन था। 22 दिसंबर 2017 को CIRB द्वारा ये क्लोन तैयार किया गया। ठीक है। मुर्रा भैंस के गर्भ से इसको तैयार किया गया और सच डायरी फार्म पर इसको पैदा किया गया। ठीक है। उसके बाद है गरिमा। गरिमा क्या है? तो गरिमा भैंस की बच्ची है जो विश्व की सेकंड क्लोन बफेलो है और इसको जो है हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 6 जून 2009 को इसका जो है जन्म हुआ। ठीक है। तो गरिमा क्या है? भैंस की बच्ची है जो कि विश्व की सेकंड क्लोन बफेलो है। सेकंड है ये पूरे वर्ल्ड में और करनाल में ये NDRI करनाल में इसको 6 जून 2009 में इसका जन्म हुआ है। ठीक है। क्लोन भैंस गरिमा सेकंड नामक क्लोन से भैंस ने जो है कटड़ी, ठीक है, का जो है एक नई भैंस को जन्म दिया है क्लोन भैंस ने जो कि गरिमा है। तो उसने महिमा नाम की एक भैंस या एक जो कटड़ी है उसको जन्म दिया। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत में पहली क्लोन जो कि मुर्रा भैंस या जो गरिमा भैंस है, ठीक है, गरिमा भैंस है जो कि सेकंड है पूरे वर्ल्ड में, तो उससे एक कटड़ी या फिर जो है उससे एक भैंस के बच्चे का जन्म हुआ। तो ये बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बात है। उसके बाद 11 दिसंबर 2015 को हिसार जो कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है में क्लोन कटड़े का प्राकृतिक तरीके से प्रसव किया गया जिसका जो नाम है हिसार गौरव रखा गया। तो हिसार गौरव भी एक क्लोन कटड़ा है जो कि नेचुरल तरीके से उसका जो है प्रसव हुआ है 11 दिसंबर 2015 को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पशुधन विकास, तो पशुधन के क्षेत्र में कितना विकास किया है भारत ने, तो 1950 से 51 में अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था। ठीक है। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 124 ग्राम थी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो 220 ग्राम जो है होनी चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 355, ठीक है, 355 ग्राम वर्तमान में दुग्ध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति। ठीक है।
और उस टाइम से इस टाइम में हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर बेहतरीन इंक्रीमेंट किया गया है। तो इसे दूर करने और दुग्ध व्यवसाय में विकास के लिए इस कमी को पूरा करने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा। और 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम को चलाया गया, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को चलाया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 1970 की स्थापना की गई, श्वेत क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो कि 3 चरणों में चला, जो कि 1970 से 81, 81 से 85 और 85 से 96। ठीक है। 2001 में केंद्रीय अनुदान पर गैर ऑपरेशनल फ्लड योजना देश के 22 राज्यों में चलाई गई, जो कि केंद्रीय अनुदान पर आधारित थी। ठीक है, ओके। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो 1988 है उसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया। तो बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पर स्टार्ट किए गए, ऑपरेशन फ्लड, सघन पशु कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट किया गया, श्वेत क्रांति लेके आई गई। ठीक है। और इसके फलस्वरूप भारत 1998 में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया। प्रति व्यक्ति संतुलित आहार की आवश्यकता 355 ग्राम है और भारत ने इस जो है टारगेट को अचीव किया है। अब बात करते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित क्लोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है समरूप। समरूप जो है 6 फरवरी 2009 को विश्व की प्रथम भैंस क्लोन है जो मात्र 6 दिन तक जीवित रही, पहली भैंस क्लोन। ठीक है। तो ये पहली भैंस क्लोन है 6 फरवरी 2009 को, सिर्फ 6 दिन तक जीवित रही। उसके बाद गरिमा है और गरिमा सेकंड। तो 2 इस सीरीज में जो है भैंस पैदा हुई। तो गरिमा जो है 6 जून 2009 को जन्मी पहली क्लोन कटिया है और ये 2 वर्ष 2 महीने तक जो है जीवित रही। ठीक है, ओके। उसके बाद गरिमा सेकंड जो है वो 22 अगस्त 2002 को जन्मा भैंस का क्लोन है। ठीक है। श्रेष्ठ क्या है तो 26 अगस्त 2002 को जन्मा, ये विश्व का पहला क्लोन कटड़ा है। ठीक है, श्रेष्ठ। देन है महिमा, ये विश्व की दूसरी क्लोन कटड़ी है। ठीक है, पहली कौन सी है गरिमा और सेकंड कौन सी है महिमा। ठीक है, ये 2009 में पैदा हुई थी और ये महिमा जो है 2013 में। ठीक है। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 को जन्मी, 20 दिन तक ये जीवित रही। ये कुछ विकसित क्लोन है NDRI द्वारा। लालिमा 2004 को जन्मी मुर्रा भैंस की क्लोन कटड़ी है। ठीक है, लालिमा। स्वरूपा 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन कटड़ी है। हिसार गौरव ये 2017 को जन्मा भैंस का क्लोन है और इससे पहले विश्व का पहला क्लोन कटड़ा कौन सा था, श्रेष्ठ। ठीक है, जो कि 2010 में पैदा हुआ था। ये हिसार गौरव जो है ये भी भैंस का ही कटड़ा है। सच गौरव ये असमिया भैंस का जन्मा पहला जो है क्लोन कटड़ा है जो कि 2017 में पैदा हुआ। ठीक है, ये भी मुर्रा भैंस से ही इसका जन्म हुआ है CIRB हिसार में। ठीक है, अब देखते हैं देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। तो पहला है सूरतगढ़ राजस्थान में, उसके बाद हैसर घटा कर्नाटक में, चिपलिमा उड़ीसा के अंदर, सुनबेड़ा उड़ीसा के अंदर, धमरोड़ गुजरात में, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में, अलमाड़ी तमिलनाडु में। तो ये कुछ पशु प्रजनन फार्म है। ठीक है, देश के अंदर जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है तो ये हैसर घटा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है, पशु पोषण, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई 2015 को किया गया। उसके अलावा 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय नस्ल की गायों के संरक्षण और विकास के लिए चलाई गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में जो राष्ट्रीय नस्ल की गाय हैं उनके संरक्षण और विकास के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, गायों का संरक्षण और विकास, जो कि राष्ट्रीय नस्ल है। उसके बाद उद्देश्य एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र, जैसे
गोकुल ग्राम की स्थापना की गई और गोपालन संघ नाम से प्रजनक समाज की स्थापना की गई। ठीक है, इसके तहत गोकुल ग्राम को बनाया गया। ठीक है, और एक प्रजनक समाज की स्थापना की गई जिसका नाम क्या होगा, गोपालन संघ। ठीक है, उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने रोबोटिक दुग्ध संयंत्र का आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को मुंबई से 50 किलोमीटर दूर बरार क्षेत्र में किया। ठीक है, ओके। उसके बाद है ग्रीन मिल्क। तो ग्रीन मिल्क क्या है, ये पौधों की सहायता से जो है हरित दूध को विकसित करना। कर्नाटक के मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने दुग्ध उत्पादन तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए पौधों की सहायता से डिजाइनर हरित दूध, जिसको ग्रीन मिल्क कहते हैं, उसका विकास 18 दिसंबर 2013 को किया गया। ठीक है, डिजाइनर हरित दूध के निर्माण के तत्व मुख्यतः मोश, रोज, पोर्टुल्का के द्वारा घुलनशील प्रोटीन से प्राप्त खाद्य तेल, कासनी, जिकोरी, मशरूम आदि शामिल किए गए। तो ये इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई जिससे ग्रीन या डिज़ाइनर हरित दूध का निर्माण किया गया, जिसमें मोस, रोज और पोर्टुल्का, ठीक है, से जो घुलनशील प्रोटीन प्राप्त हुए। ठीक है, और उसके अलावा खाद्य तेल, कासनी, जिकोरी, मशरूम, इन सभी को शामिल किया गया और हरित दूध का निर्माण किया गया। उसके अलावा भेड़ की कुछ नस्लें हैं जो कि दूध हेतु लोही, कूका, गुरेज और नुरेज। ठीक है, और बीकानेरी, जालौनी, ये सब ऊन हेतु नस्लें हैं। मारवाड़ी, बादरवाल, बाकरवाल, दक्कनी, मालपुरा, चोकला, ठीक है, ये सब। मागरा, बेलारी, कठियावाड़ी। ठीक है, मांस हेतु जो नस्ल है वो है हसन, मांड्या, जालौनी, बजीरी, शाहवादी और नेल्लोर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं भारतीय बकरी, जो कि फेमस है, दुधारू बकरी भी है, मांस बकरी भी है, ऊन और खाल के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भेड़ की नस्लें, शीप ब्रीड। भारत में भेड़ की 26 नस्लें हैं। भेड़ पालन में भारत 3rd पोजीशन पे है। पूरे विश्व में आंध्र प्रदेश 1st पोजीशन पर है। राज्यों में बात करें तो भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल मैरिनो स्पेन में पाई जाती है। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो है लिसिस्टर इंग्लैंड में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अंबिका नगर राजस्थान में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, हिसार में। मांस के उद्देश्य से जो पाली जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं वो है हसन, मांड्या, वजीरा और जालौन। नूरी पश्मीना भेड़ का एक क्लोन है। तो भेड़ का क्लोन कौन सा है, नूरी। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं गोट यानी कि बकरी। बकरी को निर्धनों की कामधेनु उपमा प्रदान की गई है, यानी कि निर्धनों की कामधेनु। ठीक है, बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम मिलता है। गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा जो है पोटेशियम और आयरन बकरी के दूध में मिलता है। बकरी दूध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। भारत में बकरी के दूध उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। बकरी की ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना जो है कश्मीर है, कश्मीर में पाई जाती है। ये अंगोरा नाम की एक बकरी है, जिससे अंगोरा नामक जो ऊन है, ये खरगोश से मिलती है। ठीक है, एंग्लो नूबियन या इंग्लैंड प्रजाति की बकरी को बकरी की दुनिया में जर्सी कहा जाता है। ठीक है, तो अंगोरा क्या है, अंगोरा ऊन की एक जो है ऊन का एक टाइप होता है जो कि खरगोश से मिलता है। और एंग्लो नूबियन जो प्रजाति है वो बकरी की प्रजाति है, जिसको बकरी की दुनिया में जिसको जर्सी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा विश्व की दूध की रानी स्कॉटलैंड में जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य पशुओं की। डेजर्ट प्रकार के ऊंट या कैमल राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर के उष्ण रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में स्थापित किया गया है और ऊंटों की संख्या भारत के अंदर पूरी 0.4 मिलियन है। ठीक है, खिराइन प्रकार के ऊंट प्राय पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, खिराइन टाइप के। कठियावाड़ी घोड़े गुजरात में अपनी शक्ति एवं तीव्र चाल के लिए प्रसिद्ध है और मलानी घोड़ा कलाबाजियां दिखाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मलानी घोड़ा भारत में लगभग
0.62 मिलियन घोड़े और टट्टू जो कि हॉर्स और पोनीज जिनको कहा जाता है, तो ये मिलते हैं 0.62 मिलियन। थारो ब्रांड जो कि इंग्लैंड में, और स्पीति एवं मणिपुरी अन्य घोड़े जो है घोड़ों की प्रसिद्ध नस्लें हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं पशुओं के प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले है गाय। तो गाय का जो गर्भावधि दिन होते हैं 280 दिन होते हैं, भैंस के 310 दिन, भेड़ के 150 दिन, बकरी के 151 दिन, सूअर के 114 दिन। ठीक है, औसत जो बच्चे जन्म लेते हैं वो गाय का 1, भैंस का 1, भेड़ से 2 या 3, बकरी से 3 या 4 और सूअर से 4 या 6 बच्चे जो है जन्म ले सकते हैं। मांस के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बकरी की प्रजाति बलूची प्रजाति है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मखदूम, मथुरा के अंदर। चलिए अभी देखते हैं मुर्गियों की नस्लें। भारत में सर्वाधिक कुक्कुट क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अंडा उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत अंडा उत्पादन में 3rd पोजीशन पर है और पहले पोजीशन पर चाइना है। संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल को लैग हॉर्न कहा जाता है और अंडे में 12 से 14% तक प्रोटीन मिलती है। मुर्गी के अंडे का कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूअर। विश्व में सर्वाधिक सूअर चाइना में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सूअर की कुछ नस्लें हैं सफ़ेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर जो कि USA में मिलता है, चेस्टर वाइट और हरफोर्ड। ठीक है, मत्स्य पालन में बात करें तो भारत का 2nd पोजीशन है, चाइना 1st पोजीशन पर है। देश की 6 प्रमुख मत्स्य पोताश्रय है, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, रामचोक, पाराद्वीप एंड सीजन डाक। तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ जो हैं बहुत बड़ी अमाउंट में पाई जाती हैं भारत के अंदर। भारत में पाई जाने वाली मीठे पानी की मछलियाँ रोहू, कतला, मृगला, लांची, टिंगरा, खारदा, बेदाल कुछ प्रमुख है। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली जो है रोहू है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित जो है मछली है कतला, जो कि सर्वाधिक अमाउंट में पैदा होती है। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक भारत है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 10 जुलाई 2016 को हैदराबाद में हुई थी। चलिए भी बात करते हैं रेशम कीट पालन की। चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है प्राकृतिक रेशम उत्पादन में। भारत कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में ही होता है और असम इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। रेशम का धागा जो है प्रोटीन का बना होता है और जो कपास और जूट का जो सूत है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7।